Hello students, this is JC sir, PGT teacher in the Department of Physics. In this video, we discuss about uses of dimensional analysis and significant figure. आज हम बात करेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था MLT डायमेंशन के बारे में और इसके यूजेस जो मेन यूजेस हैं वो इसके तीन मेन यूजेस हैं। पहला यूज़ तो ये है कि ये किसी भी एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई भी लेंथ मेरे पास किलोमीटर में है तो मैं डायमेंशनल की मदद से, डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से मैं उसको CGS यूनिट या MKS यूनिट या SI यूनिट में आसानी से चेंज कर सकता हूँ, या FPS यूनिट में भी। दूसरा जो कि मैं इससे पहले वाली वीडियो में V = U+AT को डायमेंशनली करेक्ट मैंने बताया था, यानी कि हम किसी भी फिजिकल फॉर्मूले को डायमेंशनली चेक कर सकते हैं कि वो सही है या गलत। तीसरा, हम कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन भी निकाल सकते हैं, यानी कि हम कोई भी फिजिकल फॉर्मूला यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। तो इसके यूजेस की हम बात करें वन बाय वन, मैं लिख देता हूँ। पहला है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट into another system of unit यानी कि MKS से CGS या CGS से MKS या FPS। दूसरा, चेकिंग द करेक्टनेस of given physical फॉर्मूला और रिलेशन, फॉर्मूला या रिलेशन, हम किसी भी गिवन फिजिकल रिलेशन को डायमेंशनली चेक कर सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने V = U+AT को चेक करके दिखाया था डायमेंशनली। दूसरा, टू डिराइव relationship among various physical quantities। जैसा कि मैंने बताया कि हम यहां से किसी भी फिजिकल फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं डायमेंशन में। इसे नोट करिए और टेक अ स्क्रीन कैप्चर। तो बात करते हैं फर्स्ट यूज की, जो कि है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। और इसे समझाने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए मैंने लेंथ ली, किसी भी चीज़ की लेंथ ली, और उस लेंथ को मैंने ले लिया है 1 या 3 किलोमीटर ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने किसी भी चीज़ की लेंथ ले ली 3 किलोमीटर और मैं चाहता हूं कि मैं इसे चेंज करूं मीटर में, तो मैं इसमें 10³ का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये किसमें चेंज हो जाएगी, मीटर में। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है, ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है N1, ये अलग है और ये न्यूमेरिक वैल्यू अलग है, तो मैंने इसको नाम दे दिया N2। आप देखें ये यूनिट भी चेंज है और ये यूनिट भी चेंज है, मैंने इसको नाम दे दिया U2। लेकिन इनकी जो पावर है, जो आप देख रहे हैं, इसके पावर भी 1 है और इसके पावर भी क्या है, 1 है। तो ये जो पावर है ये चेंज नहीं है, पावर अनचेंज्ड, पावर चेंज नहीं हो रही है। मान लीजिए मैं बात करूं वेलोसिटी के लिए, तो मैंने बात की थी लेंथ की। मान लीजिए मैं बात करूं वेलोसिटी की, बात कर लेते हैं, चलिए वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। और वेलोसिटी मान लीजिए किसी भी चीज़ की है 3 किलोमीटर पर सेकेंड और मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ मीटर में, तो 3 × 10³ मीटर पर सेकेंड में चेंज करूँगा। आप देखें यहाँ पे कि यहाँ भी न्यूमेरिक वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पर भी यूनिट चेंज हो रही है,
यहाँ पे क्या थी किलोमीटर पर सेकेंड, यहाँ पे क्या है मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पर भी इन दोनों की जो पावर है वो चेंज नहीं हुआ है, 1 पावर है। मान लीजिए मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, एक्सेलरेशन मान लीजिए कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं इसे मीटर में चेंज करना चाहूं तो ये कितना आएगा 3 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपने देखा यहाँ पे भी क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू चेंज है, किलोमीटर मीटर में आ गया है, लेकिन पावर देखिए दोनों पे 1 है। टाइम के लिए भी जो आप देख रहे हैं पावर यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, सेकंड में, किलोमीटर मीटर में आ गया है, यूनिट चेंज है, न्यूमेरिक चेंज है, लेकिन पावर अब भी चेंज नहीं हुई है। तो मैं सिर्फ यही समझाना चाहता था कि न्यूमेरिक वैल्यू भी चेंज होगी, यूनिट भी चेंज होगी, लेकिन पावर चेंज नहीं होगी। अब आते हैं हमारी कन्वर्जन के ऊपर। अब देखते हैं कन्वर्जन कैसे होगा। सबसे पहली चीज के मैं आपको बताऊं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट से दिखाते हैं। सबसे पहली चीज तो यही है कि अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिटन एज किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम न्यूमेरिक और यूनिट से दिखाते हैं। जैसे लेंथ की बात करूं तो क्या बोलूंगा 3 किलोमीटर, 3 मीटर, 3 सेंटीमीटर। मास की बात करूंगा तो बोलूंगा 3 किलोग्राम, 3 ग्राम, यानी क्या न्यूमेरिक और यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम न्यूमेरिक और यूनिट से हम दिखाते हैं। इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। अब मान लेते हैं लेट m1, l1 and t1 are the units in one system, पहले सिस्टम में, in one system, and n1 be the numeric value and n1 be the numeric value and a, b and c are the powers of mlt, पावर है mlt की। तो अब हम फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले लिखेंगे न्यूमेरिक n1 और उसके बाद उसकी यूनिट। तो m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही जैसे फर्स्ट सिस्टम के लिया, सेकंड सिस्टम के लिए लेते हैं। लेट m2, l2, t2 आर द यूनिट्स in second system and n2 be the numeric value। अब देखिए यहां पे पावर चेंज नहीं होगी, जैसा कि मैंने पहले समझाया था कि पावर चेंज नहीं होगी। पावर जो पहले थी ABC वही पावर अब भी रहेगी। और अब हम फिजिकल क्वांटिटी को लिख सकते हैं n2, m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c, इक्वेशन 2। तो आप देख रहे हैं कि न्यूमेरिक वैल्यू चेंज है, यूनिट चेंज है, लेकिन पावर चेंज नहीं है और फिजिकल क्वांटिटी भी चेंज नहीं है। जैसे कि मैंने लेंथ के लिए बात करूं कि 3 किलोमीटर की लेंथ है और ये मैंने 3 मीटर में चेंज कर दी। तो आप देख रहे हैं कि न्यूमेरिक वैल्यू चेंज है, फिजिकल क्वांटिटी सेम है, न्यूमेरिक वैल्यू चेंज है, यूनिट चेंज है और पावर भी सेम है दोनों की। अब मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से बात कर सकता हूं, इसे नोट करिए। अब मैं फ्रॉम इक्वेशन और फर्स्ट और सेकंड से ये लिख सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये मैं लिख सकता हूं कि n1 m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c इज इक्वल टू n2 m1 की पावर a, m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। और मान लीजिए कि अब अगर हमें n2 की वैल्यू निकालनी है
तो N2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं N2 इक्वल टू N1। देखिए M1 और M2 की पावर सेम है तो मैंने एक जगह लिख दिया, L1 और L2 की पावर सेम है एक जगह लिख दिया, T1 और T2 की पावर भी सेम है एक जगह लिख दिया। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से हम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में आसानी से चेंज कर सकते हैं, इसे नोट करिए। अब इस यूज़ को हम एक न्यूमेरिकल से समझते हैं, बिना न्यूमेरिकल के हम समझ नहीं पाएंगे। तो मैंने एक न्यूमेरिकल ले लिया है, इस न्यूमेरिकल में कहा है कि 10 जूल को अर्ग में चेंज करिए। देखिए जूल यूनिट होती है वर्क की एसआई सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम में, और अर्ग जो होती है आपकी जो यूनिट होती है वो होती है सीजीएस सिस्टम में, वर्क की यूनिट। तो सबसे पहले मैं यही लिख लेता हूँ कि जूल इज द unit of work in SI system। SI सिस्टम में होती है तो यहां से मैं डायमेंशनल फॉर्मूला पता कर सकता हूं। देयरफॉर डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क, देखिए हम निकाल भी सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का। कैसे? वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की कितना होता है mlt माइनस 2, और डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है l, यानी क्या हो गया ml2 t माइनस 2। देखिए डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ से हमें पता चल गया। तो हम निकाल भी सकते हैं, अगर याद नहीं है तो ml2 t माइनस 2। तो मुझे यहाँ पर m की, देखिए पावर यहाँ से पता चल गई मुझे, एक इक्वल टू 1, m की पावर 1 है, l की पावर कितना है, तो यहाँ से b पता चल गया 2, और t की पावर कितना है माइनस 2, तो यहाँ से c, ये पता चल गया। अब SI सिस्टम जो है और मुझे चेंज करना है CGS में। SI सिस्टम में जो मास होता है वो क्या होता है किलोग्राम, लेंथ क्या होती है मीटर, टाइम क्या होता है सेकेंड। CGS में m क्या होता है ग्राम, लेंथ क्या होती है, किसमें नापते हैं सेंटीमीटर, और टाइम किसमें नापते हैं सेकेंड। अब देखिए इसमें मुझे पहले वाले में न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 10, और N2 मुझे पूछा है। तो देखिए सिंपल फॉर्मूला लाएंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 ओवर L2 की पावर B, T1 ओवर T2 की पावर C। तो N1 की वैल्यू 10, M1 कितना है 1 kg अपॉन 1 ग्राम की पावर 1, 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर 2, 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड की पावर माइनस 2। देखिए ये तो कट गया। अब मुझे क्योंकि चेंज करना है CGS में, तो 1 किलोग्राम को चेंज कर लेते हैं ग्राम में, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, 1 ग्राम। मीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर, ये तो कट ही गया, 2 पावर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 8। यानी कि हम लिख सकते हैं कि 10 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 8 अर्ग। तो यानी कि हमने इस फॉर्मूले का यूज़ किया और एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज कर दिया बाय यूजिंग फॉर्मूला, बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। सो दिस इज द सेकेंड यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। चेक करते हैं हम किसी भी फिजिकल रिलेशन और फिजिकल फॉर्मूले को कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, और इसमें कुछ स्टेप्स यूज किए जाते हैं। उन स्टेप्स को देखते हैं कि क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहले मैं ये लिख लेता हूं, द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड। कौन कौन से स्टेप हैं? पहला स्टेप है राइट डायमेंशनल फॉर्मूले of given physical relation
सबसे पहले हम डायमेंशनल फॉर्मूले लिख लेंगे। अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ। होमोजेनिटी जो बताता है पावर को कंपेयर करना, डायमेंशंस को इक्वल करना। इफ द डायमेंशन of both sides are same, then the given formula is dimensionally correct. Otherwise not correct dimensionally। अगर दोनों तरफ की डायमेंशन सेम है तो वो डायमेंशनली करेक्ट है फॉर्मूला, अदरवाइज डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तो इसे नोट करिए, ये स्टेप्स यूज किए जाते हैं। मैं अभी एग्जांपल बताता हूँ इसके ऊपर। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, डायमेंशनली कैसे चेक करते हैं, इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो पहला स्टेप है कि राइट द डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ ईच। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर F क्या है, आपका फोर्स है। मैं अलग से बता देता हूँ कि F क्या है, यहाँ पे फोर्स है। S आपका यहाँ पर डिस्टेंस है। फिजिक्स में M लिखा होगा तो वो मास ही होता है, V लिखा है तो वेलोसिटी होता है। यूजुअली की बात कर रहा हूँ मैं, जनरल मीनिंग की बात कर रहा हूँ, जनरली ऐसा मिलता है। और U भी यहाँ पर वेलोसिटी है। इनके डायमेंशन फॉर्मूले की बात करूँ, फोर्स की, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दी, फोर्स की बात करूँ mL/t-2, डिस्टेंस लेंथ L होगा, मास M, वेलोसिटी L/t-1, और इसका भी यही होगा, वेलोसिटी L/t-1। वो फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो फर्स्ट हमारा स्टेप होता है राइट द डायमेंशनल फॉर्मूले। तो फोर्स का होगा mL/t-1, S का L, हाफ तो कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। मास का होगा M और वेलोसिटी का L/t-1 की पावर 2। देखिए V2 लिखा है इसीलिए, माइनस इसको छोड़ देंगे, हाफ वो कांस्टेंट है। मास का फिर से M और वेलोसिटी का फिर से L/t-1 का पावर 2। अब देखिए L की पावर 1, L की पावर 1 कितना हो जाएगा, ये mL/t-1। सॉरी मैं t-2 लिखना भूल गया यहाँ पे। और यहाँ पर भी आप देखें तो ये हो जाएगा mL/t-2, मल्टीप्लाई हो जाएगा mL2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस ये भी देखिए स्क्वायर होगा तो mL/t-2। तो अब अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहती है किसी भी फॉर्मूले में जो ईच टर्म होगा उस सभी के डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होंगे, सेम होंगे। सब्ट्रैक्ट हो रहा है या ऐड हो रहा है तो उनके भी डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होने चाहिए। तो यहां पर आप देखिए कि ईच टर्म के डायमेंशनल फॉर्मूले क्या सेम है, यस है। सिंस डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ बोथ साइड्स आर सेम, therefore this equation is dimensionally correct। डायमेंशनली करेक्ट होगी, इसे नोट करिए। तो थर्ड यूज को हम यहाँ पर क्वेश्चन से समझेंगे कि क्वेश्चन से समझना आसान होगा बजाय उसके कि मैं ऐसे समझाऊं। यूज ही ऐसा है इसका। तो इसमें दिया है हमें कि हमें एक इक्वेशन डायमेंशनली निकालनी है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। सेंट्रीपिटल फोर्स में आपको बता दूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है, जिस सर्कुलर पाथ पे वो घूम रहा है।
और जो कि जरूरी भी है उसके सर्कुलर पाथ पे मोशन करने के लिए। जो मौत का कुआं आपने देखा होगा, या आप साइकिल से राइड करते हैं और जब मोड़ आता है तो उस टाइम पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। ये उसी फोर्स की बात हो रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, रेडियस दे रखा है, तो हमें इतना तो पता चल गया हियर कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है डिपेंड्स ऑन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। यही तीनों चीज देखी हैं, तो इन्हीं पे क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा। तो अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे कैसे कि जो फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो इनके प्रोपोर्शनल है। किस किस के? मास के, वेलोसिटी के और रेडियस के। अब पावर तो नहीं पता मुझे, तो मैं पावर खुद से मान लूंगा ए, बी और सी। सबसे पहली चीज तो हम ये करेंगे, जो भी डिपेंड होगा उसको बराबर में प्रोपोर्शनल में लिख के और डायरेक्ट ए बी सी कर देंगे। अब पावर चाहे 1 हो, 2 हो, -1 हो, -2 हो, जो भी हो वो बाद में देखेंगे, सबसे पहले यही काम कर देंगे। अब डायमेंशनल फॉर्मूले लिखेंगे, राइट। सेकेंड स्टेप में राइट डायमेंशनल फॉर्मूले। ये डायमेंशनल फॉर्मूले आपको किताबों में भी मिल जाएंगे लिखे हुए, और आप इन्हें खुद से ड्राइव भी कर सकते हो, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूले लिखते हैं। फोर्स का हमें पता है mL/T-2। प्रोपोर्शनल मास का क्या होता है, m⁴A। वेलोसिटी का L_T-1 और रेडियस का लेंथ यानी कि L⁴C। अब मैं यहां पर इन सबको मिला देता हूं, m⁴A। अब देखिए L⁴B और C यानी क्या हो जाएगा, B+C और T⁻⁻B। यहां पर mL/T-2। अब क्या करेंगे इसमें आगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें बताता है। मैं इसको रफ कर रहा हूं, आपने लिख लिया हो या साइड में कर देता हूं। अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो दोनों तरफ की पावर सेम होनी चाहिए। तो m की पावर क्या है 1 और यहाँ पे m की पावर क्या है a, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 1, हमें ये पता चल गया, पावर पता चल गई 1। फिर l की पावर क्या है 1, यहाँ पे l की पावर क्या है b+c, यानी कि b+c इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 1। और देखिए t की पावर यहाँ पे क्या है -2, यहाँ पे है -b, यानी कि -b इज इक्वल टू -2। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, b की पावर क्या आ गया 2, b इज इक्वल टू कितना आ गया 2, और b इज इक्वल टू 2 है, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया -1। तो अब इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इक्वेशन फर्स्ट में इन पावर को पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है, और हमारा इक्वेशन डायमेंशनली हमें पता चल जाएगा। रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट f इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर a था तो 1, v की पावर था b तो 2, और r की पावर -1, यानी f इज प्रोपोर्शनल टू mv²/r। और शायद यही फॉर्मूला होता भी है, प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा, और उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है। हमने जितना पढ़ा है 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, इसे नोट करिए। और यहां पर ये यूजेस खत्म होते हैं। बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की, और सिग्निफिकेंट फिगर को समझने के लिए सबसे पहले इस बात पे ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कि मेरे पास एक मीटर स्केल है। उस मीटर स्केल से मैंने एक टेबल की लेंथ नापी जो कि मेरे पास आई 5.2 मीटर। 5.2 मीटर 5 यहाँ पे क्या बताता है कि वो 5 मीटर लंबी है, और पॉइंट के बाद जो मुझे बताएगा वो बताएगा सेंटीमीटर। सही बात है, ठीक है। अब इसी लेंथ को मैंने 3 और लोगों से कहा कि भाई इसको मेजर करके दिखाइए। तो किसी ने मुझे बताया कि 5.1 है, किसी ने मुझे बताया कि 5.3 मीटर है, और किसी ने बताया कि 5.2 मीटर है जो मैंने नापी थी। तो इतना तो पक्का मुझे पता चल गया
कि उस टेबल की लेंथ 5 मीटर तो पक्का है, सर्टेन है। क्या है? सर्टेन है, पक्का है। और ये जो डिजिट है इसमें अनसर्टेनिटी आ रही है, जो पॉइंट के बाद है, जो पॉइंट के बाद है इसमें क्या आ रही है? अनसर्टेनिटी आ रही है। और अनसर्टेनिटी आना लाजमी है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो लाइंस होती हैं वो इतनी पास पास होती हैं कि कोई 5.2 कहेगा, कोई 5.3 कहेगा या कोई 5.1 कहेगा, क्योंकि वो बीच में आता है। ऐसे ही अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास कोई ऐसा स्केल है जो 2 डेसिमल तक नाप सकता है, और मैं फिर से इन्हीं 3 लोगों से कहूं कि जी टेबल को आप मेजर करिए, दूसरी टेबल को मेजर करिए, तो किसी ने मुझे बताया 11.21, किसी ने बताया 11.22 और किसी ने बताया 11.23। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो 3 फिगर है मेरे पास, ये तो मेरे सर्टेन हैं, पक्के हैं, लेकिन ये जो है मेरे लास्ट वाले, ये मेरे अनसर्टेन है। क्या है? अनसर्टेन है। समझ में आया? या मैं ये कहूं कि मैंने सेम टेबल को उससे नपवाया, तो एक ने मुझे बताया कि जी 5.21 है, एक ने बताया 5.22 है, और एक ने बताया 5.23, यानी कि 5.2 तो मेरा हो गया पक्का, और ये मेरे हो गए, ये तो हो गया मेरा सर्टेन। जो मैंने पहले नपवाई थी उसी टेबल की बात कर रहा हूं, ये मेरा क्या हो गया? अनसर्टेन। अब मैं इन दोनों में कहूं आपसे कि कौन ज्यादा करेक्ट है, तो आप कहोगे सर ये ज्यादा करेक्ट है, क्योंकि ये 2 डेसिमल तक बता रहा है, इसमें 2 सर्टेन वैल्यू हैं, इसमें 2 सर्टेन है और एक अनसर्टेन है। तो सिग्निफिकेंट फिगर हमें ये बताता है कि कोई भी मेजरमेंट कितना प्रिसाइज है, कितना वो करेक्ट है। जितने सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा, उतना ज्यादा वो मेजरमेंट प्रिसाइज होगा, उतना ही ज्यादा वो करेक्ट होगा। क्लियर है? और सिग्निफिकेंट फिगर में हम जो रिलायबली हमें फिगर मिल रहे हैं, जैसे मैं बात करूं 5.2 हमें आसानी से मिल रहा है, वो प्लस एक अनसर्टेन डिजिट को हम ऐड करके सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू बताते हैं। आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हैं अपने तरीके से, फिर मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूं। बात करते हैं इसके डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन इसकी लिखते हैं, इन मेजरमेंट the numbers that are known reliably, आसानी से, प्लस जैसा कि मैंने बताया एक अनसर्टेन लेंगे, 1 more digit that is uncertain is called या is known as significant figure। इसे नोट करिए, इसकी डेफिनेशन है। अब मैं कुछ रूल्स बताऊंगा जिस रूल्स की मदद से हम सिग्निफिकेंट फिगर निकाल। बात करेंगे रूल्स की कि क्या क्या रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहला जो रूल है वो ये रूल कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। कैसे? एग्जाम्पल में मैं बात करूं कि मेरे पास है एक है मेरे पास आप देख रहे हैं कि नॉन जीरो, कोई भी जीरो टर्म नहीं है इनमें। तो आप देखें 1 2 3 4 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 4। इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 4,
इसमें एक बढ़ा लेते हैं, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि जितने भी नॉन जीरो होते हैं 1 से लेकर 9 तक वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। सेकेंड, zeros occurring between non-zero digits are significant figures। शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। एग्जाम्पल में 1001, 2601, 1021, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? देखिए नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आ रहा है, नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आ रहा है, नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आ रहा है, तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट में कैलकुलेट होंगे। यानी कि कितने हो गए? 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब मान लीजिए इनसे पहले आता कोई जीरो कि 0 1 001, तो ये जीरो काउंट नहीं होगा, नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो होगा वो काउंट होगा। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ये वाला काउंट नहीं होगा, इसे नोट करिए। आगे रूल्स की तरफ चलते हैं। थर्ड रूल में क्या कह रहा है कि ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट, मैं जल्दी के लिए लिख लिया ये, तो इसको समझते हैं इसमें क्या क्या कहा गया है। जैसे कि मेरे पास मान लीजिए ये एक एग्जाम्पल में 1 ये है, दूसरा एग्जाम्पल लिया है मैंने 3 4 0 5 0, तीसरा एग्जाम्पल है 0 1 2 0 5 0 0। अब हम तीनों में सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेंगे। इसमें कहा है कि जितने भी जीरो राइट में होते हैं लास्ट में, ये आप देख रहे हैं नॉन जीरो डिजिट के बाद में जो लास्ट में जीरो हैं, और जो ये पहले हैं, ये वाला तो मैं पहले बता चुका हूँ कि पहले वाला तो काउंट होता नहीं है, और जो लास्ट में होगा जीरो वो भी काउंट में नहीं होगा। यानी कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4। देखिए ये काउंट होगा बिकॉज ये नॉन डिजिट के बीच में है, लेकिन ये नहीं है बीच में, ये लास्ट में है, तो ये काउंट नहीं होगा। तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें देखिए ये काउंट नहीं होगा, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ये वाला काउंट इसलिए होगा बिकॉज ये नॉन डिजिट के बीच में है। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल देखिए। अब इसे समझते हैं। इसमें कहा है कि डेसिमल पॉइंट के राइट में और जो नॉन जीरो डिजिट है और नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जो जितने भी जीरो होंगे, यानी कि डेसिमल के राइट में और नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जितने भी जीरो होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएंगे। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, इसमें जीरो पॉइंट के बाद ये डबल जीरो है, ये तो काउंट कभी जिंदगी में नहीं होते जो पॉइंट से पहले लगे हुए हैं, और जो पॉइंट के बाद में ये भी काउंट नहीं होंगे। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें देखिए ये जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है तो काउंट होगा 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और पॉइंट के बाद में अगर नॉन जीरो डिजिट के बाद में जीरो लगा है तो ये काउंट होगा, पहले वाला काउंट नहीं होगा। तो इसमें हो गए 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसे नोट करिए। सो दिस इज द लास्ट रूल। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो जीरो होगा डेसिमल के बाद वाला, यानी कि नॉन जीरो डिजिट के बाद वाला, ये काउंट होता है। यही कह रहा है लास्ट वाला रूल। यानी कि मान लीजिए कि अगर मेरे पास एग्जांपल है 0.02100, दूसरा एग्जांपल की बात करूं 0.0401000, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? आप देखिए ये वाला तो काउंट नहीं होगा, लेफ्ट वाला, ये वाले काउंट होंगे 1 2, और ये बाद में है क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है तो काउंट होंगे। तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें भी ये वाले काउंट नहीं होंगे, ये वाला काउंट होगा, ये तो नॉन डिजिट के बीच में है तो काउंट होगा, और डेसिमल लगा है और डेसिमल के बाद में नॉन डिजिट के बाद में ये जीरो लगे हैं तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसे नोट करिए और टेक अ स्क्रीन कैप्चर। मैं सामने से हट जाता हूं।
अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।